कहते हैं दोस्तों कि मंजिल लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा। मंजिल लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और क्या कहता है कि रास आई ना मोहब्बत मुझे वरना साकी, मैंने सोचा था हर दिल में उतर जाऊंगा। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं इस लाइन को, चूंकि ये मोटिवेशनल है और आपको एक इंस्पिरेशन देगा कि मंजिलें लाख कठिन आ जाए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। रास आई न मोहब्बत मुझे वरना साकी, मैंने सोचा था हर दिल में उतर जाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डी चंद्रा सर एलन एकेडमी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार अभिवादन फिर से करता है। और जैसा कि वेक्टर आपका अभी कंटिन्यू है 11th और जेई नीट के लिए, आज लेक्चर आपका चौथा होगा वेक्टर में। और आज जो हम आपको वेक्टर के टाइप को कंटिन्यू कर रहे थे ना, उसी वेक्टर के टाइप में मैं आपको जो एक इम्पोर्टेंट वेक्टर था यूनिट वेक्टर, उस पर चर्चा मैंने कर ली थी, कोलिनियर वेक्टर पर चर्चा कर ली थी। और बाकी अगर वेक्टर के टाइप आप देखते चलोगे तो बहुत सा टाइप है इसका, तो उतने ज्यादा नल वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर है, पोलर वेक्टर है, लोकलाइज्ड वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बहुत सारे हैं। पर पोजीशन वेक्टर को जानना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को जान लेने से हमें आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो यूनिट वेक्टर के बाद आज देखते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पोजीशन वेक्टर को। और पोजीशन वेक्टर जब एक बार हमें समझ में आ जाना है तो उसके बाद एक अच्छी शुरुआत हम लोग वेक्टर अलजेब्रा की ले सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का क्या है कॉन्सेप्ट, पहले आप ये जान लें। जरूरी नहीं कि हर चीज का मैथमेटिकल ये क्या लिटरेचर होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि उसको मैं मैथमेटिक्स दूं, आप आराम से इसको समझ लो, है ना। ये देखिए, ये ओरिजिन है ना हमारा, आपको तो पता ही है कि ये एक्स डैश होगा और ये क्या होगा, वाई डैश होगा। अब यहां मान लेते हैं कोई पॉइंट पी हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स वाई है। अभी मैं 2 डायमेंशन पर ही काम कर रहा हूं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही अपन के पास है। और अभी जो है जेड कोऑर्डिनेट यानी जेड एक्सिस का मेंशन हम लोगों ने नहीं किया है, आने पर फिर उसको भी समय आने पर कनेक्ट करेंगे हम लोग। बहरहाल समझने के लिए यही काफी है, आप इसी पर ध्यान को फोकस करें, ज्यादा बेहतर होगा। अब अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट पी लोकेट किया गया हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में, है ना, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, इसको वाई एक्स डैश प्लेन कहते हैं, मतलब जो भी है इस पर तो चर्चा थोड़ा बहुत आप बेसिक जानते हैं इसका। अब कहता है कि अगर ओरिजिन से इस पॉइंट पी को मैं सीधे मिला दूं, हमने क्या किया, इस पॉइंट पी को ओरिजिन से सीधे मिला दिया, और ये जो पॉइंट पी है हमारा, इस लाइन से जो मिलाया गया, ये लाइन सीधा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सीधा कर लेते हैं, है ना, इसको सीधे मिला देते हैं। यहां पर ये पॉइंट है आपका, जिसको हमने पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया। और आपको पता है कि जब इसको यहां से मैं ये डालूंगा तो ये अलग बात है कि ये एक्स, और आपको ये भी मालूम है कि एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर बैठेगा, आई बैठेगा, इसके तरफ जे बैठेगा, इधर माइनस आई और इधर माइनस जे। ये सब में मास्टर हो जाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, समझना है खाली आपको। अब अगर मैं इसको x बोलूं तो इसको y बोलूंगा, आपको पता ही है कि x कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा जाता है। 10th लेक्चर में मैथमेटिक्स में आपने खूब खूबसूरती के साथ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक थोड़ा सा पार्ट वहां पर दिया गया है, तो ये सब बेसिक चीज वहां पर सिखाते हैं लोग। अब ये जो ओपी वेक्टर हमारा मिला, आप ध्यान से देखेंगे मैंने एरो लगाया है, तो जो ओपी वेक्टर है जो पॉइंट पी को लोकेट कर रहा है, यही ओपी वेक्टर, जिसे आप आर वेक्टर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस ओपी वेक्टर को मैं पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहता हूं। यानी हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट पी हमने लोकेट किया, व्हाट एवर बी इट्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है, उसका प्रॉपर वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। तो कहता है कि अगर मैं कोई पॉइंट
लोकेट करता हूं तो ओरिजिन से जिस पॉइंट, उस पॉइंट को मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दूं और उसका जो डायरेक्शन होगा, जो वेक्टर हमने जनरेट किया, वो ओरिजिन से पॉइंट पी की तरफ डायरेक्टेड हो, जिसको मैंने आर वेक्टर लिखा है, तो आर वेक्टर दैट इज ओपी वेक्टर को मैं पॉइंट पी का क्या कहूंगा? पोजीशन वेक्टर कहूंगा। तो लिखना जरूरी नहीं है। ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। बस इतना समझ लेना काफी है हमारे लिए, और बहुत सारी चीजें यहां से मैं थोड़ा बहुत आपको सिखा देता हूं। अगर हमारा ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी हमारी, वो क्या आएगी? y बटा एक्स के बराबर। इसको मॉडुलस लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो एंगल होता है ना, ये एक्यूट एंगल होता है, और एक्यूट एंगल होने के लिए y और x को क्या होना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। कोई माइनस प्लस में हम लोग जाने वाले नहीं हैं। तो मोड y बाय मोड x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक ही मॉडुलस में आप ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, और मोड y बाई एक्स ऐसे भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ये तो थीटा निकालने की बात हो गई, लेकिन अगर मुझे इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? तो यहां से हमने क्या करा है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। सो ओपी वेक्टर इक्वल टू अपन के पास हो गया क्या? आर वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर। अगर इसको और खूबसूरती देना चाहते हैं तो आगे तो कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके लिए थोड़ी बहुत जानकारी। एक्स कंपोनेंट इसको बोलते हैं, इस ओपी वेक्टर का एक्स मैग्नीट्यूड इधर है और ये वाई मैग्नीट्यूड है, तो लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्स इंटू आई वेक्टर और प्लस वाई इंटू। यही देखिए, किसी भी वेक्टर का जब आगे हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ेंगे ना, वेक्टर का कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, बहुत ही कारगर चीज है, पूरे फिजिक्स में यूज होगा। तो हमने इसको एक्स डायरेक्शन में इसका वैल्यू एक्स के बराबर लिया और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वाई लिया, तो ये तो मैग्नीट्यूड है ना। तो वेक्टर के बराबर स्केलर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मेरे पास आर वेक्टर है तो उसके पास में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, और जब मैं इसे कंपोनेंट फॉर्म में उठाऊंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में आई यूनिट वेक्टर लगाऊंगा और वाई मैग्नीट्यूड के साथ में जे लगाऊंगा। इसी काम के लिए ये बैठा हुआ है। इस पर डिटेल में जाएंगे बाद में, अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब अगर मुझे इसका मॉडुलस चाहिए, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहता हूं, तो सिंपल सी बात है, ये देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर एंड टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो हमने देख ही लिया है। तो यहां से आप थीटा इक्वल टू आराम से टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख सकते हैं। खैर, तो यही थी पोजीशन वेक्टर की कहानी जो मैं आपको सिखाना चाहता था। थोड़ा सा और डिटेल में मैं चला गया, तो इससे कोई नुकसान नहीं होना, ये आगे फिर से हम लोग पढ़ेंगे, वहां और मजा आने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इतना सीख लिए हैं तो चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। वेक्टर के टाइप से अब निकलते हैं। नल वेक्टर यानी जीरो एक प्रकार का वेक्टर है, जीरो को वेक्टर के रेंज मैंने लिस्ट में रखा गया है, और वो इस कॉन्सेप्ट पर है, वो जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल डायमेंशन में मैंने आपको सिखाया था कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो आप ये समझ लें कि नल वेक्टर या जीरो वेक्टर जो है ना, ये जीरो एक प्रकार का वेक्टर है, इसीलिए नल वेक्टर, और इसी को जीरो वेक्टर हम लोग कहते हैं। थोड़ा समझना है बस, इस कॉन्सेप्ट पर इसको कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए वेक्टर है, में से अगर डिस्प्लेसमेंट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। या कोई सा वेक्टर क्वांटिटी आप उठा लीजिए, फोर्स उठा लीजिए, एक्सीलरेशन उठा लीजिए, मोमेंटम उठा लीजिए, जो भी वेक्टर क्वांटिटी आपको नजर आए उठा लीजिए। तो एक उस वेक्टर में से उसी वेक्टर को आप घटा दीजिए और मैग्नीट्यूड सेम रखिए, ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। और जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है वो बता रहा है कि वेक्टर में से वेक्टर घटाएंगे तो वेक्टर मिलेगा। सो अगर दो सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट पर हो और उसे घटाया जाए,
तो रिजल्टेंट जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिलता है, यानी वो एक ऐसा वेक्टर प्राप्त होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। और अगर आपको कोई यह पूछे कि ठीक है उस यूनिट वेक्टर वो जो नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, लेकिन डायरेक्शन अगर कोई उसको जज करने का नौबत आए कि डायरेक्शन क्या होगा उसका, तो याद रखिएगा नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर का डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है ना। द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर या द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड। सो ये सब चीजें हैं, वेक्टर इज अनडिफाइंड। आगे चल करके हम लोग सीखने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं कि वेक्टर में डिवीजन क्यों वैलिड नहीं है, वेक्टर का डिवीजन क्यों नहीं हम लोग कर पाते हैं, सबका जवाब है जो समय के साथ हम लोगों को मिलने वाला है। खैर, तो अब क्या करते हैं हम लोग वेक्टर के टाइप से निकल करके थोड़ा सिलेबस को आगे ले चलते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छा लगेगा आपको। सो वो हमारी बात आप याद रखिएगा, उसको कभी भूलिएगा नहीं कि मैंने आपको जो बात आज मोटिवेशन में लेक्चर के शुरू में ही बोला है, उस बात को आप नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि वो आपको एक तरह का प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है आपको डेवलप करने के लिए। ऐसे बहुत से हमारे पास हैं जो मैं धीरे धीरे आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक नई बात आपके सामने लाऊंगा, और ताकि आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि नहीं मुझे मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर के टाइप से निकल करके आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, सरप्राइजिंग कंसेप्ट है, जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आज हम लोग महत्वपूर्ण दो बातों पर चर्चा करने वाले हैं, एक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और दूसरा शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर को शिफ्ट कैसे करते हैं और किस तरह से उसको शिफ्ट करें कि वेक्टर जो है वो अपना चेंज न आए उसमें, और कैसे शिफ्ट करेंगे कि वेक्टर चेंज हो जाएगा, यही चीज सीखेंगे। वेक्टर को कैसे शिफ्ट करते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। आइए, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का दो तरीका होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है हम लोगों को। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे शिफ्ट करते हैं आप समझिए थोड़ा सा इसको। दो चीजें हमें याद रखनी है, वेक्टर को जब कभी भी हम शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने का मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं, तो हमारा इरादा होता है कि वो वेक्टर चेंज ना हो। अगर चेंज हो गया तो फिर हमारी कलाकारी उसमें काम नहीं आई। तो ध्यान देना है कि वेक्टर का शिफ्टिंग दो तरीके से होता है, या तो वेक्टर को खुद के डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर दीजिए, और या फिर वेक्टर को खुद के पैरेलल डायरेक्शन में आप जब शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर में कोई चेंज आने वाला नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए, ये देखिए एक पेन है, आप भी देख रहे हो इसको, पर आप इसको कुछ समय के लिए एक वेक्टर मान लो, और कुछ समय के लिए जब आप इसको वेक्टर मानोगे तो ये जो इसका जो कवर है ना, इसको आप इसका एरो मान लो जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता हो। अब आप इसके मैग्नीट्यूड पर ध्यान दीजिए, हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड 15 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो। अब मैं क्या करता हूं, अच्छा वेक्टर के पास दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ये दोनों मैंने बचा लिया, उसका सेफ रख लिया, तो वेक्टर चेंज नहीं माना जाएगा। अब मैं इसे शिफ्ट करता हूं, थोड़ा गौर से समझिएगा। मैंने इसको इसके डायरेक्शन में शिफ्ट करके यहां ला दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, न तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और न ही वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेक्टर चेंज नहीं हुआ। तो ये वैलिड है, ये तरीका सही है कि वेक्टर को खुद के डायरेक्शन में अगर शिफ्ट किया जाए तो वेक्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड द सेकेंड प्रोसेस टू शिफ्ट अ वेक्टर इज इन इट्स पैरेलल डायरेक्शन। मान लेते हैं ये वेक्टर यहां है, ध्यान से देखिएगा, आपको सब बता दिया मैंने कि ये एरो इसका जो है वो कवर है और ये मैग्नीट्यूड है। मैंने इसको यहां से ऐसे शिफ्ट कर दिया, क्या हुआ, न तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, न तो डायरेक्शन चेंज किया। तो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इन टू मोड्स। पहला कि इफ इट्स शिफ्टेड अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन देन वेक्टर डजंट गोइंग टू चेंज।
दूसरा है कि इफ इट इज शिफ्टेड, है ना, पैरेलल टू इटसेल्फ, इसके खुद के समानांतर दिशा में अगर आप इसको शिफ्ट कर दें तो भी वेक्टर चेंज नहीं होगा। ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब हम लोग आगे लेक्चर को लेकर के चलने वाले हैं तो शिफ्टिंग की आवश्यकता अभी तुरंत कुछ ही समय के बाद पड़ने वाली है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है? पहला, शिफ्टेड इन या शिफ्टेड अलोंग इट्स ऑन डायरेक्शन, OWN लिखा है मैंने, मैं दिखा भी देता हूं। पहला प्रोसेस ये है, सपोज कीजिए ये वेक्टर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हमने क्या किया, इसे यहां से इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा लेकर के यहां ले आया मैं इसे। अब ये ए पॉइंट जो वो यहां आ गया है और जो बी पॉइंट है वो यहां आ गया है, डायरेक्शन सेम है। तो क्या हुआ, ये ए बी, और अगर नए पोजीशन को मैं ए डैश बी डैश के रूप में बताऊं तो वही वेक्टर है एक्स, और एक्स यही है और डायरेक्शन भी सेम है। तो न तो डायरेक्शन चेंज किया न मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा अगर वेक्टर को इसके अपने डायरेक्शन में शिफ्ट करें। दूसरा है शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ये सब चीज कोडिंग में आपको समझना है। पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर मैं इसको इसके खुद के पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट करूं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। यहां है हमारा वेक्टर ए बी, और मैंने क्या करा, इसको इसके पैरेलल में यहां से शिफ्ट करके मैं इसको यहां ले आया, और इसको ए से ए डैश पर और इसको बी से बी डैश पर। ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहां आ गया और ये पॉइंट शिफ्ट होकर के यहां आ गया, तो इसका मतलब ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ। तो ये चीज हो गया शिफ्टिंग, छोटा सा कॉन्सेप्ट था समझना, आपको मैंने ये भी सिखा दिया। अब आइए जो सरप्राइजिंग मेन कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, और वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कुछ लोगों को लगता है कि ये छोटी बात है, चलिए जानकारी है तो छोटी बात है ही, बड़ी बात भी है तो उसको छोटी बना लेते हैं हम लोग अपने एबिलिटी के साथ। आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो हर बात छोटी लगेगी, क्योंकि उस ढंग से मेहनत किया जा रहा है। और अगर ध्यान से आप इसको मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे तो हर चीज आपको बहुत ही आनंददायी दिखेगा। आइए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की कहानी कहते हैं, बहुत खूबसूरत। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सो टू वेक्टर्स के बीच जो एंगल की बात करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत, कुछ लोग इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं सब तरीका बता देता हूं आपको, ताकि आपको परेशानी नहीं हो और इजी ढंग से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को आप समझ जाएं। तो सबसे प्राइमरी डेफिनेशन इसका यह है कि जब दो वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास ये ए बी वेक्टर है और सपोज कीजिए कि मेरे पास एक AC वेक्टर है, तो डेफिनेशन कहता है कि जब दो वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन में दिख रहे हों तो उन दोनों के टेल मीटिंग पॉइंट पर, टेल याद रखना है, दोनों वेक्टर के टेल मीटिंग पॉइंट पर जो स्मॉलर एंगल आपको दिखाई देता है वही डिफाइन होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए। सो फॉर द टू वेक्टर्स एट टेल मीटिंग पॉइंट द स्मॉलर एंगल इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के टेल मीटिंग पॉइंट पर एक एंगल देखिए θ1 यहां बना और दूसरा एंगल ये θ2 यहां बना। सो व्हिच वन इज स्मॉलर, θ1। तो θ1 अगर स्मॉलर है तो यही आपको इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल माना जाता है। ये तो हो गई बात, लेकिन क्या ये जरूरी है? अगर मैं डेफिनेशन ये उठाता हूं कि द टेल मीटिंग पॉइंट एट टेल मीटिंग पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स द स्मॉलर एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर के टेल मीटिंग पॉइंट पर बनने वाला जो स्मॉलर एंगल है, जो छोटा कोण है, उसी को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। क्या ये जरूरी है कि हमेशा दो वेक्टर के टेल एक ही पॉइंट पर मिले?
it's not necessary. So if the vector is like this, if two vectors is like this, A, B, and the second vector is like this, BC. So the first vector has its tail at point A, and the second vector BC has its tail at point B. अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल? तब तो वो डेफिनेशन झूठा हो गया ना। झूठा नहीं है, इसके दो रास्ते हैं। अगर सिचुएशन ऐसा हो तो आप एक डेफिनेशन ये भी लगा सकते हैं कि दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच बनने वाला जो स्मॉलर एंगल है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है ना। अगर टेल टेल नहीं मिल रहा हो तो दो तरीका है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेने का। पहला कि इसका डायरेक्शन चेक कर लेंगे हम, ये इधर जा रहा है, और इसका डायरेक्शन चेक कर लिया, ये इधर जा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन जब एक बार जजमेंट हो गया तो उनके बीच में जो आपका कोण ये है। अच्छा, एक बात और भी कि अगर कोई बच्चा ये नहीं समझता, अगर उसने इस डेफिनेशन को इजीली लिया होगा कि टेल टेल मीटिंग पॉइंट पर बनने वाला जो स्मॉलर एंगल है तो वो कहलाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर इस डेफिनेशन को उन्होंने लाइटली लिया होगा और सिचुएशन ऐसा आ जाए, सपोज कीजिए कि मैंने ये कहा कि ये ए बी वेक्टर है और ये मैंने कह दिया कि बी सी वेक्टर है, और मैंने कहा कि बता दो कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा, तो उसको ये पता है कि स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। वो तुरंत क्या करेगा, एक एंगल यहाँ θ1 देखेगा और दूसरा एंगल यहाँ θ2 देखेगा, और तुरंत जवाब करेगा कि सर जी ये जो θ1 है ना, यही ए बी और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल है। पर क्या आपको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट सही है? ये कॉन्सेप्ट 100% गलत है। आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डेफिनेशन के और कॉन्सेप्ट के सीधे खिलाफ जाता है। सो इसका, और ये इसलिए क्योंकि ये इसको अदर वे में नहीं लेना है कि ये कॉन्सेप्ट जैसे तैसे निकल जाएगा। हर जगह पर वेक्टर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में इस एंगल की आपको जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ वही नहीं, जब भी वेक्टर का आप एप्लीकेशन शुरू करेंगे ना अलग अलग चैप्टर्स में, हर जगह पे ये थीटा आपको जज करना कंपलसरी होगा, अदरवाइज यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स। आप गलती करेंगे, और एक बार जब आप गलती कर लिए तो कितना भी मेहनत आपने किया, मैथमेटिक्स में फॉल्ट आ गया, आपका रिजल्ट सही जगह पर जाने वाला नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये होगा कि डायरेक्शन आपने दोनों की देख ली और दोनों के बीच में एक थीटा कोण स्मॉलर दिखा और ये बड़ा कोण दिखा θ1, या θ1 कह दीजिए, θ2 कह दीजिए। तो आपको ये कैंसल करना है और इसको सेलेक्ट करना है। दूसरा तरीका भी है इसका, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है शिफ्टिंग। मान लो कि इस दोनों वेक्टर का टेल टेल नहीं मिल रहा है एक पॉइंट पर, तो हमारे पास व्यवस्था है कि मैं इसका टेल टेल एक पॉइंट पर ले आऊं। इसके लिए शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। और कैसे करते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमारे पास उस तरह का मामला है, आइए शिफ्टिंग से हम जज कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। मैंने दो तरह से मैं शिफ्ट कर सकता हूं। पहला कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस BC वेक्टर को अपनी जगह छोड़ दूं और AB वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूं इसके खुद के डायरेक्शन में, तो भी तो वेक्टर चेंज नहीं होगा ना। तो ये A पॉइंट आ जाएगा यहां और B चला जाएगा आगे। मैं करके दिखाता हूं। फर्स्ट मोड आप देख लें कि AB शिफ्टेड। फर्स्ट में मैंने क्या किया, AB को शिफ्ट करना है, तो मैंने AB शिफ्ट करके दिखाना है आपको कि जब मैं AB वेक्टर को शिफ्ट करता हूं, AB वेक्टर को जब मैं शिफ्ट करता हूं तो टेल टेल मिल जाएगा हमारा। ध्यान से देखें, पहले AB हमारा यहां था, पहले AB हमारा यहां था, ठीक, और यहां था हमारा BC। तो BC को आप रहने दीजिए, ये है हमारा BC। अब मैंने क्या किया, यहां से इसको शिफ्ट कर लिया। जब मैं यहां से इसको शिफ्ट कर लिया तो ये A पॉइंट अब यहां आ गया है ना। अब यहां पर B नहीं रहा, यहां A आ गया और B यहां चला आया। अब कोई दिक्कत देखिए है, टेल टेल दोनों का मिला दिया हमने, और यहां पर θ1 क्लियर कट दिखाई दे रहा है और θ2 भी हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। सो θ1 विल बी द
एंगल बिटवीन ए बी। अब अभी वो नहीं रहा, ये ए बी और अब ए सी हो गया। पहले था यहाँ ए बी और बी सी, पर ए पॉइंट चूंकि यहां आ गया तो अब वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा ए सी और ए बी। खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर शिफ्ट किया है मैंने तो पॉइंट तो नाम अपना बदलेगा ही बदलेगा। ये तो पहला तरीका है जब हमने ए बी वेक्टर को शिफ्ट करा। लेकिन मेरा मानना है कि मैं इस बार ए बी को नहीं शिफ्ट करूं, ए बी को अपनी जगह रखूं, बीसी पर थोड़ा सोच करके देखता हूं। आइए सोच लेते हैं। अभी मैंने क्या किया देखिए, अब सेकंड है ना, सेकंड मोड ऑफ शिफ्टिंग, सेकंड मोड ऑफ शिफ्टिंग। आइए देखते हैं, एकदम समझिए चीजों को भाई साहब, फिजिक्स है ये। मैंने अभी ए बी को वहीं रखना है, मैंने ए बी को वहीं रखा, ठीक है, ए बी अपनी जगह पर है। और अब मैंने क्या किया, इसको खुद के पैरेलल में, खुद के पैरेलल में, यानी मैंने इसको यहां ऐसे ले आया और ये अब एसी हो गया। यानी जो वेक्टर मेरा यहां था ना, जो मेरा बीसी के फॉर्मेट में था, वो शिफ्ट होकर के अब यहां आ चुका है। अब फिर से देखा जाए, टेल टेल मिला दिया मैंने, और जब टेल टेल मिला दिया तो थीटा वन थीटा टू दो मिल गए हमें, उसमें स्मॉल ये दिख रहा है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज लाइक दिस, थीटा वन। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत छोटा पर बहुत क्लासिकल है। और जब भी इसमें गलती आप करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है ना, वो बिल्डिंगें लेकर के बैठ जाएगा। कितना भी बड़ा सवाल आप कर रहे हैं, आपको ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की जो बेसिक पढ़ाई है, जो इसका बेसिक गाइडलाइन है, अगर ये सही ढंग से आपको कैप्चर में नहीं आया तो आपको सारा का सारा मेहनत पानी कर देगा, और फिर आपको जड़ से इसको समझना पड़ेगा। कुछ कर लेते, एक आध सवाल करके देखते हैं, मैं सिखाता हूं, आप मजा लीजिए ना इसका। मैं कह रहा हूं कि एक सवाल है हमारे पास, देखें ध्यान से, अच्छा लगेगा आपको। सपोज कीजिए कुछ ज्योमेट्री से है, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आइए देखते हैं इसको। सपोज कीजिए कि ये एक सर्कल है ना, और इस सर्कल पर सेंटर से आप देखिए, यहां एक पॉइंट लिया मैंने, एक पॉइंट यहां लिया मैंने, ये तो इसका सेंटर है। आप इसको ऐसे चाहे तो मिला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कहा गया कि यहां से है ना, देखा जाए कि एक ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ये है ए बी वेक्टर और ये है बी सी वेक्टर। और मैंने इस एंगल को कह दिया, सपोज कीजिए कि मैं इसको कितना कह दूं तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए मैं इसको 170 डिग्री बोल देता हूं। कितना बोल देता हूं मैं, 170 डिग्री। तो 70 डिग्री बोल दूं, ज्यादा हो रहा है, 70 डिग्री नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, 130 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है, 130 डिग्री मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा सा। और आपको कहा जा रहा है कि ए बी वेक्टर, यानी डिमांड है इसका क्या, कि फाइंड, इसका डिमांड है फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर, बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। ये आपका डिमांड है। अब आपको दिमाग लगा करके बताना है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का कौन कौन सा होगा। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके बनाइए और देखिए कि आपको लगता है कि आपसे ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा इसको ध्यान से आप समझ करके देखिए, मैं करके देता हूं क्या। आप बनाएंगे, अच्छी बात है, बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है। इससे बेहतर क्या कि हमारा बच्चा अगर फिजिक्स पर खुद से काम करता है, ज्योमेट्री समझ रहा है और कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन मैं सिखा देता हूं, चूंकि एग्जाम्पल है। कुछ लोग क्या करेंगे ना, इतना भी पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। टेंजेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल की कहानी है, यानी ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ से जो रेडियस है वो नॉर्मल होता है, उसके ऊपर लंबवत होता है, तो 90 डिग्री यहाँ
और 90 डिग्री यहाँ, दोनों मिलकर 180 हो गया। तो ये चूंकि क्वाड्रिलेटरल टाइप का है, चतुर्भुज टाइप का है, तो चतुर्भुज टाइप का होने के कारण टोटल एंगल 360 होना चाहिए। ये 90 दूना 180 हो गया, ये 130 है, तो यहाँ पर 50 डिग्री अगर आप इसको कह दें तो 50 30 80 हो गया। अब अगर ध्यान से देखें, जिस बच्चे ने सही तरीके से इसकी पढ़ाई नहीं की और लेक्चर को सही तरीके से समझा नहीं, चूंकि आप जेई नीट पर काम करने जा रहे हैं, वी आर नॉट कन्फाइंड ओनली ऑन बेसिक ऑफ 11th, वी आर जस्ट रिलेटेड विथ जेई एंड नीट सिलेबस। सो जेई नीट सिलेबस के लिए कोई भी लीकेज पॉइंट नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट से जरूर आगे आने वाले समय में मिलाऊंगा जब आपका दिमाग हिलेगा, लेकिन आप हिलाइएगा नहीं दिमाग को। मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको सब कुछ बेहतर मिलने वाला है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 50 डिग्री को स्मॉलर बोल देंगे और यहाँ जो एंगल है वो कितना होगा, 360 होना चाहिए ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 310 डिग्री। क्लियर? बोलेगा सर ये 50 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। मैं उसको डांटूंगा नहीं, उससे थोड़ा सा लज्जित करूंगा कि बेटा यही सिखाया था मैंने आपको, मैंने सिखाया, ये गलत है, नहीं होगा, है ना। ये 50 डिग्री विल नेवर बी द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। क्यों? हाँ, ये वैल्यू 50 होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 50 डिग्री है तो है, पर ये 50 डिग्री हमारे वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, इतना अपन को पता है। क्यों पता है? अब आप यहां से देखिए, आप देखो तो ए बी वेक्टर इधर जा रहा है ना, और बी सी वेक्टर इधर जा रहा है। तो अब इसको मत देखिए, आप इसको देखिए, ये एंगल θ1 और ये एंगल है θ2। बोलिए, अब इस दोनों में कंपैरिजन करना, इस 50 से अपन को कोई लेना देना नहीं है बेटा, लेना देना इस एंगल से। ये वाला जो कोण है ना, ये है स्मॉलर एंगल, और ये हमारे ए बी और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल होने वाला है। सो क्लियर है? ये दोनों तो 180 होते हैं ना, आसन कोण है, तो ये 50 है, ये कितना होगा, 130 डिग्री होगा। सो दिस विल बी द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, दिस इज 130 डिग्री, और यही होगा। कहीं से कोई तकलीफ वाली बात नहीं लेनी है। और एक बात बताऊं, एक कहावत है कि नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है, यही सेम प्रॉब्लम है। एक जरा सा चेंज अगर मैं इसमें कर दूं तो देखिए कितना ड्रेस्टिक चेंज आ जाता है, जो आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देखने वाले हैं। बहुत बड़ा चेंज आप देखने वाले। सेम डायग्राम में लेता हूं, कहीं से कोई चेंज नहीं, सेम फिगर है, सेम फिगर है, और ये भी यहां वही, वैल्यू भी वही, ए बी सी, बस इस पर एरो आपने तो लिया था ना बी सी, सिर्फ मैं इसको चेंज कर देता हूं। यहां पर एरो इधर था और यहां पर मैंने एरो उल्टा दिया, और तब आपसे पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आप बताइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 50 डिग्री निकाले थे ना हम लोगों ने, ये एंगल 130 अभी भी है, जैसा मैंने कहा ना कि यही रखते हैं सेम। पर देखिए अब ये एंगल सेलेक्ट हो गया, 50 डिग्री जो है ना, ये है स्मॉलर एंगल, ये चुना चला गया, यानी एंगल बिटवीन, अब ए बी बोलेंगे ही नहीं, अब बी ए और बी सी बोलेंगे, एंड बी ए बी सी के बीच का तो है ये तो बड़ा एंगल है, ये तो सेलेक्ट होगा नहीं, तो स्मॉलर एंगल सेलेक्ट होगा। बस यही है। सो आज के इस लेक्चर को हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही मेलोडियस कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है। आप इसको ध्यान से देख करके, समझ करके 2-3 बार जब वीडियो को आप पॉज करोगे, रिव्यू लोगे, तो आपको चीजें समझ में आएगी। क्योंकि धीरे धीरे देखिए अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में, अब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पर काम करने वाले हैं, यानी वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बात करने वाले हैं। और अब आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम जो नीट वगैरह के हैं, जो जेई साइड के, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतना बेसिक हम लोगों ने कर लिया है। तो हौसला बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जीवन में करने से ही कुछ होता है। तालियां बजाने वाले बजाते ही रह जाते हैं, और काम करने वाले काम करके निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच।